हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन ग्लीम एकेडमी। गोल्डन ग्लीम एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमारी एक सीरीज चल रही है जिस सीरीज के अंदर में हम उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश जो राजेंद्र बलूंदी जी की बुक है उसे पूरा इंग्लिश मीडियम के अंदर में कवर कर रहे हैं। आज का ये हमारा 6th लेक्चर है। जिसने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो भी प्लेलिस्ट से क्या कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। पिछली क्लास के अंदर में हमने शुरू किया था ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड से। वहां पे शुरुआत की थी हमने हिमालयन रीजन के इंट्रोडक्शन से, क्योंकि राजेंद्र बलूंदी जी की भी शुरुआत इसी तरीके से होती है। ये मैप हमने पिछली क्लासेस के अंदर में भी देख लिया था। हल्का सा ओवरव्यू जरूर मैं इसका दूंगा क्योंकि आज की क्लास में कनेक्टिविटी इसी से होगी। अगर आप इस पोर्शन को देखते हैं जो उत्तराखंड का पोर्शन है, ये उत्तराखंड लाई करता है। अगर मैं हिमालयाज को डिवाइड करता हूं हॉरिजॉन्टल लेवल पे, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो उत्तराखंड लाई करता है इन सेंट्रल हिमालयाज। सेंट्रल हिमालयाज में उत्तराखंड लाई करेगा, ये आप ये कह सकते हैं कि मिडल हिमालयाज में उत्तराखंड क्या करेगा, लाई करता है। अगर इससे हम वेस्ट की तरफ देखते हैं तो हमें 3 स्टेट्स देखने को मिलती हैं। एक तो जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर के बाद आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ आपको यहाँ पे पंजाब देखने को मिलेगा जहां हिमालय का विस्तार है। ये जो 3 स्टेट का हिमालय इस तरफ देखने को मिलता है, ये आता है, ये कवर होता है, इसे कहते हैं वेस्टर्न हिमालयाज। इसके बाद उत्तराखंड से आप ईस्ट की तरफ आएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलता है नेपाल हिमालयाज। अब नेपाल हिमालयाज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का पार्ट है तो इसे हम कंसिडर नहीं करते। उसके बाद यहाँ कंचनजंगा जो सिक्किम में सिचुएटेड है, यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा ईस्टर्न हिमालयाज, और ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर में सिक्किम प्लस नॉर्थ ईस्ट के रीजन कवर होते हैं। यहां तक हम लोगों ने पिछली क्लासेस के अंदर में देख लिया था। अब हम पिछली क्लासेस में मैंने आपको ये भी बताया था कि हम रोल ऑफ हिमालयाज पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूं पीसीएस मेंस की, ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयन रीजन, हिमालयन माउंटेन की सिग्निफिकेंस क्या है विद रेस्पेक्ट टू इंडिया, ये राजेंद्र बलूंदी जी की बुक के अंदर में कवर्ड नहीं है। ऐसे आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जो राजेंद्र बलूंदी जी की बुक में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है फॉर आवर आंसर राइटिंग, तो उन्हें भी हमने मैक्सिमम अपनी क्लासेस के अंदर में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय या सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज, ये शुरू करते हैं। हिमालयाज, अगर हिमालयाज की बात करते हैं तो दीज आर द यंगेस्ट माउंटेन। इनका निर्माण पिछली क्लासेस में भी हमने बताया कब हुआ था, टर्शरी पीरियड के अंदर में इसका निर्माण हुआ था, तो ये यंगेस्ट है। दूसरा, ये फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको समझाया था कि फोल्ड माउंटेन उन माउंटेन्स को कहा जाता है जिनका निर्माण जो हुआ है वो प्लेट के टकराने की वजह से, कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स की वजह से हुआ है। तो हिमालय का जब फॉर्मेशन हो रहा था उसके अंदर में जो प्लेट्स का कन्वर्जेंस हुआ है वो एक तो यूरेशियन प्लेट का कन्वर्जेंस हुआ है विद इंडियन प्लेट। मैं बात कर रहा हूं हिमालयाज की। जबकि अगर मैं ट्रांस हिमालय की अगर बात करूं तो यूरेशियन प्लेट और तैथियस सी की प्लेट से जो निर्माण हुआ है वो हुआ है ट्रांस हिमालयाज का। ये स्ट्रेच है, हिमालयाज जो है स्ट्रेच है अक्रॉस द नदर्न इंडिया, पूरे नॉर्थर्न इंडिया में ये स्ट्रेच है, फैले हुए हैं और एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारी कंट्रीज की ज्योग्राफी, क्लाइमेट, इकोनॉमी, कल्चर और सिक्योरिटी को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस, हिमालय अपने आप में एक्ट करता है एज ए नेचुरल बैरियर, प्रोटेक्ट करता है इंडिया को फ्रॉम कोल्ड साइबेरियन विंड्स। जो साइबेरियन रीजन है रशिया का, वहां से बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, और ठंडी हवाएं वहां से क्यों चलती हैं, क्योंकि वो बहुत नॉर्थ पोल के पास का रीजन है, वहां से बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं जो इधर की तरफ आती हैं। जब ये इधर की तरफ आती हैं तो इंडिया में एंटर नहीं कर पाती क्योंकि हिमालयाज की हाइट बहुत ज्यादा है और हिमालयाज के ये नॉर्थ में ही क्या करती हैं,
रुक जाती हैं। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा कोल्ड ठंडा नहीं हो पाता, यहाँ फ्रोजन टाइप सिचुएशंस नहीं देखने को मिलती। यहाँ के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हिमालयाज रेस्पॉन्सिबल है। तो अल्टीमेटली हिमालयाज प्रोटेक्ट कर रहा है इंडियन मेन लैंड को, किससे? कोल्ड साइबेरियन विंड से। फर्दर अगर मैं बात करूं तो ये डेजर्ट एक्सपेंशन को भी रोक देता है। हिमालयाज अपने आप में एक सोर्स है मेजर रिवर्स का। यहाँ से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी पेरिनियल रिवर्स निकलती हैं, जो अल्टीमेटली इंडिया के अंदर में क्या प्रोवाइड करती हैं? वाटर प्रोवाइड करती हैं। वाटर किस लिए? फ्रेश वाटर है तो आप इसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके बाद अगर आप देखें तो फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर भी आप इसका क्या कर सकते हैं? यूज करते हैं। तो ये क्या है? एक वाटर अवेलेबिलिटी के तौर पे एक मेन इंपॉर्टेंट रीजन देखा जाता है। हिमालयाज रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। इंडो गैंगेटिक प्लेन का जो निर्माण हुआ था बेसिकली सेडिमेंट से हुआ है, और ये सेडिमेंट्स किसने लाके डिपॉजिट किए थे? ये रिवर्स ने डिपॉजिट किए थे। और रिवर्स कहां से आ रही थी? ये वही हिमालयन रिवर्स हैं जिन्होंने हिमालय से सेडिमेंट इकट्ठे किए और एक डिप्रेशन के अंदर में फिल कर दिए, जिससे हमारा निर्माण हुआ है इंडो गैंगेटिक प्लेन का। और यहां से जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल, विच इज वेरी गुड इन एग्रीकल्चर। हिमालयन रीजन इन्फ्लुएंस करता है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम से मतलब क्या है कि जो रिवर्स हैं वो किस तरीके से फ्लो करेंगे, उनका पाथ क्या होगा, उसको डिसाइड करने में हिमालयन रीजन का बहुत बड़ा रोल है। अल्टीमेटली वो क्या है? स्लोप प्रोवाइड कराता है कि किस रीजन में रिवर्स फ्लो करेंगी। अब सेकंड बात कर लेते हैं हम इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की। हिमालयन रीजन के ज्योग्राफिकल इंपोर्टेंस तो है ही है, साथ साथ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी है। हिमालयन रीजन अपने आप में क्या प्रोवाइड कराता है? फॉरेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। यहाँ के अंदर में टिम्बर्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं। यहाँ पे टिम्बर्स हैं तो आपको क्या देखने को मिलेंगी? फर्नीचर की इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। और इसी वजह से बेसिकली ऑफ टिम्बर रिसोर्सेज इसका क्या हुआ है? एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। कॉलोनियल रूल से, जब ब्रिटिश यहाँ पे इंडिया में रूल कर रहे थे, तब से इस रीजन का क्या हो रहा है? एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। इसी एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आप यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर में वन आंदोलन पढ़ रहे हो, जो कब से चले आ रहे हैं? ब्रिटिश रूल्स टाइम पीरियड से चले आ रहे हैं और आज तक लगभग देखने को मिलते हैं। तो यहां पर सेकंड पॉइंट को अगर देखते हैं तो हिमालयाज अपने आप में टूरिज्म प्रोवाइड करता है, टूरिज्म अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और टूरिज्म अगर बढ़ेगा स्टेट के अंदर में तो लोगों को क्या लेवलीहुड प्रोवाइड होती है, स्टेट की ग्रोथ एंश्योर होती है। उसके बाद पिलग्रिमेज साइट हैं जो अल्टीमेटली क्या करते हैं? टूरिज्म को ही बढ़ावा देते हैं। यहाँ की जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, हिमालय की हाइट बहुत ज्यादा है, स्लोप्स बहुत हाई हैं, तो यहाँ के जो हाई फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो अपने आप में क्या है? एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती है फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। हम यहाँ पे डैम्स कंस्ट्रक्ट करके क्या प्रोडक्ट कर सकते हैं? क्या किसी प्रोडक्शन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का। और अल्टीमेटली एनर्जी इज द बैकबोन ऑफ एवरी नेशन। तो हिमालय हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी का एक सप्लाई केंद्र बन के उभरता है। इसके अलावा यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के लिए क्या है? एक सूटेबल एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम जो एप्पल, टी, हर्ब्स वगैरह की क्या है? खेती कर सकते हैं। इसके अलावा हिमालयाज गेजिंग लैंड भी प्रोवाइड कराता है फॉर पास्टोरल एक्टिविटीज। जो भोटिया ट्राइब्स हैं हिमालयन रीजन के अंदर में जाती हैं, जिन्हें बुग्याल कहा जाता है, पेरियार कहा जाता है, उनके अंदर में वो मतलब घास के मैदान है, तो वो अपने पशु को, जो जानवर हैं, उन्हें चराने लेकर के चले जाते हैं। तो ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैं दैट आर सपोर्टेड बाय हिमालयाज। क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस या क्लाइमेटिक इंपोर्टेंस भी है। हिमालयाज अपने आप में एक्ट करते हैं एज ए क्लाइमेट डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा क्लाइमेट माना जाता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट माना जाता है। यहाँ पर सारी चीजें क्या कैसी देखने को मिलती हैं? ट्रॉपिकल देखने, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिया की, इंडिया इज ए ट्रॉपिकल नेशन। जबकि इंडिया को अगर आप रेस्पेक्ट में देखेंगे, ट्रॉपिकल नेशन से मतलब क्या है? विच लाई बिटवीन द ट्रॉपिक्स।
अगर आप इस टॉपिक को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ये अगर इक्वेटर है जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, इसके ऊपर में एक लाइन गुजरती है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये लाइन जो है ये 23.5 डिग्री की लाइन होती है। इसके नीचे हमारा आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ होता है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री साउथ है। तो जो कंट्रीज इस रीजन के अंदर में फॉल होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल नेशन कहेंगे, क्योंकि यही वो रीजन है जहां पर सोलर की एनर्जी, सन की जो इंसोलेशन है वो क्या पड़ रही होती है? बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ रही होती है। सूरज इसी रीजन के अंदर में यहां से यहां तक ही क्या करता है? सूरज की मूवमेंट दिखाई देती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। अब अगर आप इंडिया की पोजीशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर ये इंडिया का रीजन है, तो इंडिया का जो हाफ पार्ट है उसके अंदर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री की रेखा वो इंडिया के हाफ पार्ट से गुजरती है, आधे पार्ट से। इसके नीचे वाला पार्ट अगर मैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंस को देखूं तो ये क्या होना, इसके नीचे वाला पार्ट इंडिया का क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल होगा। उससे ऊपर वाले पार्ट जो होगा 23.5 डिग्री से ऊपर, हम लोग क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल। यानी कि इंडिया एक ऐसा रीजन है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन के अंदर में फॉल करता है। लेकिन फिर भी इंडिया को क्या कहा जाता है? इंडिया को ट्रॉपिकल नेशन की संज्ञा दी जाती है। कारण क्या है? यहां की जो फसलें हैं, एग्रीकल्चर है, वो क्या है? बिल्कुल ऐसी है, सिमिलर है जो ट्रॉपिकल नेशंस की होती है। यहां आपको ठंडी कोल्ड विंड नहीं देती क्योंकि हिमालयाज उन्हें रोक ही लेता है। तो सब ट्रॉपिकल नेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहां अवेलेबल नहीं हो पाती। यहां पे बीमारियां भी आपको वैसी देखने को मिलेंगी जो ट्रॉपिकल नेशंस के अंदर में देखने को मिलती हैं। तो अपने आप में हिमालयाज एक्ट करता है इंडिया के लिए एज ए क्लाइमेट डिवाइड, यानी कि वो बिल्कुल इंडिया का क्लाइमेट और जो सेंट्रल एशिया का क्लाइमेट है जो बेसिकली कैसा है? सब ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल रीजन में फॉल करता है, उसके क्लाइमेट के अंदर में क्या है? बिल्कुल डिवाइड कर देता है। मतलब इंडिया का क्लाइमेट अलग हो जाता है और जो सेंट्रल एशिया का क्लाइमेट है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। चलिए, हिमालयाज कॉज करता है ओरियोग्राफिक रेनफॉल, क्योंकि ये क्या करता है? ब्लॉक कर देता है मानसूनल विंड को। जब हम इंडियन मानसून पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल मैं आपको आईडी के तौर पे बता दूं कि जब इंडिया के अंदर में, इंडियन रीजन के अंदर में अल्टीमेटली जो मानसूनल विंड है वो इंडिया में एंट्री करती हैं थ्रू अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, दो ब्रांचेस के अंदर में इंडिया में रेनफॉल होता है। जब ये आगे बढ़ रही होती हैं, इन्हें आगे क्या मिलते हैं? ठीक है, माउंटेन से टकराती हैं। जब भी कोई मानसूनल विंड क्या करेगी? जो रेन बियरिंग विंड है वो अगर ऐसे चल रही है, सरफेस के पैरेलल चल रही है, उसके बाद आगे माउंटेन से टकरा के ये क्या करेंगी? ऊपर उठती है। जब ये ऊपर उठती हैं तो ये क्या हो जाती हैं? कोल्ड हो जाती हैं और ऊपर किस चीज का फॉर्मेशन करती हैं? क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती हैं। क्लाउड ठंडे हो जाते हैं, जब ये कूल डाउन हो जाती हैं तो अपने मॉइस्चर को लूज कर देती हैं और क्या करती हैं? तब ये रेनफॉल करती हैं। जो रेनफॉल अगर हो रही है और उसके अंदर में ज्योग्राफी या माउंटेन्स बैरियर बन रहे हैं, एक रोल प्ले कर रहे हैं, तो उस रेन को हम लोग बोलते हैं ओरियोग्राफिक रेनफॉल। जो इंडिया के अंदर रेनफॉल होती है वो ओरियोग्राफिक रेनफॉल ही है, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में मानसूनल विंड को क्या कर लेते हैं? ब्लॉक कर लेते हैं, उसे नॉर्थ की तरफ जाने नहीं देते। ये प्रिवेंट कर लेते हैं कोल्ड साइबेरियन विंड को, मैंने अभी बता दिया। तो क्लाइमेट के अंदर में भी इनका रोल है, यही डिस्कस, और ये हेल्प करते हैं मानसून को इंडियन मानसून सिस्टम में। एक क्वेश्चन मैंने देखा था जो मेंस के अंदर में किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया रिपीटेडली, कई एग्जाम में, कि अगर ये हिमालय ना होते तो क्या इम्पैक्ट होता। तो इम्पैक्ट हमने अभी देख लिया कि इंडिया के टेम्परेचर या इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर क्या फर्क पड़ता,
तो इंडिया का टेम्परेचर इंपैक्ट होता, कोल्ड सेम ना रहता, साइबेरियन विंड के रेस्पेक्ट में आके कोल्ड हो सकता था, यहाँ का मानसूनल पैटर्न जो होता है वो इंपैक्ट होता, यहाँ पर जो रिवर्स फ्लो है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज वो इंपैक्ट करती क्योंकि ग्लेशियर्स वगैरह नहीं होते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हो। एग्रीकल्चर भी इंपैक्ट करता अगर रिवर नहीं होती तो। स्ट्रेटेजिकल, ये पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी माउंटेन्स की आती है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो है ये कि इट एक्ट एज ए नेचुरल डिफेंस बैरियर। हमारे जो बॉर्डर, नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर में शरारती नेशन बैठा हुआ है चाइना, पाकिस्तान हमें देखने को मिलता है वेस्ट में, नेपाल है, भूटान है, तो इनसे बहुत सारी एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती हैं, इंसर्शन देखने को अब भी मिलते रहते हैं लगातार। तो हिमालयन रीजन कहीं ना कहीं उन हमारे लिए क्या करता है, एक नेचुरल डिफेंस बैरियर का काम करता है, क्योंकि इन माउंटेन्स को हर जगह से क्रॉस करके आ पाना मुमकिन नहीं है। कुछ पासेस हैं जिनके थ्रू एंट्री पॉसिबल होती है, बट वो भी इतना इजी नहीं है अगर लोग, तो ये हमें क्या करता है, एक नेचुरल बैरियर के रूप में हिमालय देखा जाता है। ये रीजन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ से ऊपर से नॉर्थ से चाइना भी लगातार इन्वेड करने की कोशिश करता रहता है, वेस्ट से हमें पाकिस्तान भी इन्वेड करने की कोशिश करता जाता है। तो इस रीजन पे हमें बॉर्डर सिक्योरिटी को काफी ध्यान देना पड़ता है, यहाँ पे रेगुलर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है। हाईएस्ट बैटल ऑफ द ग्राउंड सियाचिन ग्लेशियर, तो वहां पे भी काफी हमें डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है। एडवर्स कंडीशन है, फिर भी मिलिट्री को वहां 12 महीने तैनात किया जाता है। इट कंटेन्स सेंसिटिव बॉर्डर रीजन, इसके पास है ही, इसके अंदर में आप बॉर्डर रीजन LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आप देखते हैं, तो इसी रीजन के अंदर, हिमालयन रीजन के अंदर में LOC और LAC दोनों आ जाती है। अगर इस पॉलिटिकल के अंदर में, यहाँ पिछली क्लास में हमने बताया था हिमालय के रीजन के अंदर अगर एरिया देखें तो यहाँ पे 15% ऑफ एरिया आ जाता है। अगर मैं एरिया की बात करूं, इंडिया का एरिया का 15% एरिया हिमालय इंक्लूड करता है, तो ये भी एक स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल इंपोर्टेंस है हिमालय की। इतना बड़ा एरिया गेन करता है तो अल्टीमेटली मोर देन 3%, 3.5% आबादी इसी रीजन के अंदर में रहती है, तो उन्हें भी एक लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। उसके बाद आप देखिए सोशल और कल्चरल इंपोर्टेंस है। ये सारी सोशल और कल्चरल इंपोर्टेंस हम लोगों ने फर्स्ट 3 क्लासेस में, क्लासेस 1 to क्लासेस 3 ऑफ राजेंद्र बलोदी इन इंग्लिश, ये हमने पूरी कवर की हुई है, जिसके अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया था, तो मैं यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, यहाँ पे बहुत सारी सेक्रेड रिवर्स निकलती हैं, गंगा का ओरिजिन यहीं से देखा जाता है। पिलग्रिमेज साइट केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब यहीं के अंदर में आती है। यहाँ पे ट्राइबल और कल्चरल ट्रेडिशन, जागर्स हैं, फोक डांसेस हैं, भोतिया ट्राइबल पॉपुलेशन है जौनसारी, तो ये ट्राइबल पॉपुलेशन और उनका अपना कल्चर है। और इस रीजन के अंदर में हमेशा से इन्फ्लुएंस रहा है रिलीजियस और स्पिरिचुअल लाइफ का। ये हमें सिंस फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड या बियॉन्ड द एंशिएंट पीरियड, सिंस फ्रॉम द महाभारत और रामायण पीरियड से हमें रिलीजियस और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस इस रीजन का देखा जाता है। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज की अगर इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस देखें तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, उनमें से एक क्या है, हिमालयन रीजन है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, ये एनवायरमेंट्स का पॉइंट है, वहां देखेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं इंडिया के अंदर में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर में, उनमें से हिमालयन रीजन और है। और कौन कौन से आते हैं, एक तो हमारे वेस्टर्न घाट आ जाते हैं, वेस्टर्न घाट के अंदर बाद में अगर आप देखो तो एक सुंदरबन आ जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी कवर्ड हो जाते हैं, और एक हो जाते हैं हमारे हिमालयाज। तो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं इंडिया के अंदर में, जो अल्टीमेटली रिच फ्लोरा और फौना को कवर्ड करते हैं। यहाँ पे आपको जो रेयर स्पेसीज देखने को मिलती हैं, लाइक स्नो लेपर्ड, मस्क डियर। मस्क डियर क्या है, स्टेट एनिमल है उत्तराखंड का, ये देखने को मिलते हैं।
यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं जो अपने आप में क्या करते हैं, फ्रेश वाटर रिजर्वोयर है। फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी को लेकर के हमेशा से कंसर्न रहते हैं कि फ्रेश वाटर जो है अवेलेबल नहीं है। अगर अर्थ के अंदर देखते हैं तो मोर देन 71% आपको क्या मिलता है, पानी मिलता है, पर क्या सारा पानी पीने योग्य है? ऐसा नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज लेस देन 5%। पीने योग्य जो पानी है वो 5% से भी कम है। तो हिमालयन रीजन उस रीजन में हमें जो है एनरिच करता है। यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं जो हमें इंडिया के लिए फ्रेश वाटर अवेलेबल रिसोर्सेज के तौर पे काम करते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये एक बहुत सेंसिटिव रीजन है दैट इज वेरी मचली फर्स्टली अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज। अगर ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्या है, ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो ये सबसे पहला रीजन होगा जो अफेक्ट में आएगा। ग्लेशियर मेल्ट होंगे, जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो लाइफ क्या है, जैसी आज है वैसी नहीं रहेगी, उसके इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। कंक्लूजन के तौर पे भी आप मैंने ये बिल्कुल मेंस के क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में दे दिया, तो इंट्रोडक्शन भी दे दिया था, कंक्लूजन भी दे रहा हूं ताकि आपको फ्रेम करने में आइडिया मिल जाए। हिमालयाज अपने आप में दीज आर द लाइफलाइन ऑफ इंडिया, जो अपने आप में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इंडिया का क्लाइमेट, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया का कल्चर और इंडिया की सिक्योरिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। कंजर्वेशन हिमालय का होना बहुत जरूरी है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये हमारा जो पॉइंट है हिमालयाज का हमने कवर अप कर लिया इंट्रोडक्शन। दैट इज ऑल फॉर द डे। होप यू लाइक द सेशन। गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।